नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के, जो कि कक्षा 9th की अभी हम पढ़ रहे हैं, NCERT। ठीक, 9th की NCERT पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की, और आज हमारी ये 6वीं क्लास है और अंतिम क्लास है। ठीक है ना। इसके बाद ये 9th की NCERT खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10th की NCERT। ठीक, उसके बाद 11th 12th ऐसे NCERT, सारी NCERT हम ज्योग्राफी की क्रम वाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या। ठीक, तो 9th की NCERT का 6वां टॉपिक है जनसंख्या। आगे चलते हैं कि इसमें है क्या। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जनसंख्या क्या है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, तो भाई सिंपल बात है कि किसी भी समाज में कोई भी अगर समाज डेवलपमेंट करेगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मानव का है। ठीक, चाहे वो समाज हो चाहे अर्थव्यवस्था हो, अगर उसको डेवलपमेंट कराना है, ठीक, उसका डेवलपमेंट करना है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? मानव का। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। ठीक है ना। तो मानव ही है जो संसाधन का निर्माण भी करता है, संसाधन का उपयोग भी करता है, और वो स्वयं में भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक, मानव खुद में एक संसाधन है, और उस संसाधन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मानव में स्किल डालनी पड़ेगी। मानव जितना स्किल्ड होगा ना, जितनी सीखेंगे, जितने नए नए इनिशिएटिव करेगा, उसके पास सीखने की कला जितनी ज़्यादा होगी, ठीक, उतना ही वो बेहतर संसाधन माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो क्या हो जाता है? आपदा हो जाता है। ठीक, इसके पहले वो आपदा नहीं रहता है। जैसे ही मानव है, मानव संसाधन बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या वो किसी आपदा से कम नहीं होता है। ठीक, जैसे पता ही है इस समय विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की जनसंख्या है। हमने चीन को पीछे छोड़ रखा है 2023 में। ठीक, चलिए तो सबसे पहले भैया देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। ठीक, जनसंख्या से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है ना, तो इसीलिए समाज के अध्ययन के लिए जनसंख्या जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। ठीक, मतलब अब दूसरे तत्वों का अध्ययन किया जाता है कि क्या मतलब हुआ? ठीक, पहली बात तो ये है कि सामाजिक अध्ययन कर में जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, भाई समाज के बारे में तभी तो हम जान पाएंगे ना कि कौन सी जनसंख्या किस कैटेगरी की है। कैटेगरी का मतलब ये है कि जैसे स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, है ना, कितने अभी निरक्षर हैं। वो सारी चीज़ें हम जनसंख्या एक बेस बनाता है, एक आधार बनाता है। इसलिए जनसंख्या से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये जनसंख्या के हम संदर्भ बिंदु के रूप में ले लेते हैं। ठीक, जिसे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। दूसरे तत्वों का मतलब जैसे अगर ये पता चल जाए कि भाई साक्षरता क्या रेशियो है भारत में, ना, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो इससे हम जनसंख्या से पता कर लेते हैं ना कि भाई इतनी जनसंख्या हमारी पढ़ी लिखी है, इतनी जनसंख्या नहीं पढ़ी लिखी है। तो हम क्या करेंगे, उस आधार पर उस हम जनसंख्या पर फोकस करेंगे जो कम पढ़ी लिखी है। ठीक, चलिए तो भैया संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक, संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ समझ रहे हैं ना, मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषताएं, गुण, पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने, उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं भैया आगे। देखिए कि मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। ठीक, मानव क्या करता है? संसाधन का उत्पादन भी करता है और संसाधन का उपभोग भी करता है। जैसे कोयला है ना, कोयला जब तक क्या कहते हैं, कोयला के बारे में जानकारी नहीं हो गई थी, कोयले के यूज़ के बारे में नहीं पता हो गया था, तब तक तो वो कुछ नहीं था, तब वो संसाधन नहीं था। लेकिन जब कोयले के बारे में पता चल गया कि इस कोयले का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक,
एनर्जी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है कोयला। जब हमें को ये पता चल गया, उसका यूज़ पता चल गया, तो क्या हुआ कि उस कोयले का उत्पादन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। इस तरीके से कोयला एक अच्छा संसाधन बन जाता है। ठीक, चलिए अब ये देख लीजिए कि भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। ठीक, जनगणना से ही पता चलता है सारी चीज़ें। आगे लिखिए जनसंख्या का आकार और वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। तो किस आधार पर हम देखने जा रहे हैं? भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर क्या उसका वितरण है, ये देखेंगे। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। ठीक, भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का याद रखिए 17% से अधिक है। यानी भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% से अधिक है, याद रखिए। यह 12.1 करोड़ लोग, ठीक, कितना 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में वितरित हैं। ठीक, असमान रूप से वितरित है, असमान रूप से वितरित हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जैसे पूरा ग्लोब है ना, पूरे ग्लोब पर भारत कितना है? केवल 2.4% है ना। जितना भी स्थल है, जितना भी पृथ्वी पर भूभाग है, उस भूभाग का केवल 2.4% ही भारत है। ठीक, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भैया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, और ये पूरे विश्व के जो 17% जनसंख्या है, विश्व की कुल 17% जनसंख्या इसी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है, याद रखिएगा। यानी यह 12.1 करोड़ लोग भारत के, चलिए अब देखिए आगे कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% भारत है, ये भी बता दिया हमने। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सबसे टॉप पे कौन है? यूपी। ठीक, उत्तर प्रदेश ही याद रखिए। ठीक, यहाँ की कुल आबादी कितनी है? 1,990 लाख। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। मतलब देश में जितनी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक, सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है, ये याद रखिएगा। ठीक, लक्षद्वीप में तो केवल 64,429 लोग ही रहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में रहती है। पहले नंबर पर देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक, राज्यों में जनसंख्या के आधार बताया जा रहा है कि भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 ही राज्य में। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, यहाँ की आबादी भैया भारत की कुल आबादी 5.5% है। ठीक, ये चीज़ रखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए मैप कुछ आप दिखा रहे हैं आपको कि देखिए जनसंख्या है, शेष विश्व की जनसंख्या 82.5% है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, याद रखिएगा। ये आंकड़े याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। यानी विश्व में जितनी जनसंख्या है ना, उस पूरी जनसंख्या में 17.5% यानी 17.5% भारत की जनसंख्या है। बाकी जो जनसंख्या 82.5% है वो पूरे विश्व में जनसंख्या है। ठीक, तो ये जनसंख्या के आधार पर हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेंगे तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना है? 2.4% है, और शेष विश्व कितना है? 97.6%। ठीक, तो ये याद रखिएगा। यहाँ एक जनगणना की डिफिनेशन दी होगी, इसे देख लीजिए जनगणना क्या है। पहले समझ लीजिए कि जनगणना, ठीक, एक निश्चित समयांतराल में, समयांतराल का मतलब क्या होता है? एक निश्चित टाइम पीरियड में, जैसे 2001 से 2000
2011, ठीक। तो एक निश्चित समयांतराल हो गया ना, यानी 10 साल। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है, ठीक। भारत में सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन 1881 में पहली बार एक पूर्ण जनगणना की जा सकी, है ना। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन थे उस समय भारत के वायसराय। इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। याद रखिएगा, भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक एवं तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है, याद रखना। चलिए, तो ये बात हो गई। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है, ठीक। तो आप देखेंगे पीछे समझे होंगे कि भारत की जनसंख्या का असमान वितरण का कारण क्या है। जैसे अब भारत का जो ये वाला एरिया है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक, ऐसे। अब भारत का जो ये नॉर्थ वाला एरिया, ये है पहाड़ी क्षेत्र, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र की ज़मीन तो बहुत ज़्यादा सही है, होती नहीं है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ठीक ना। तो घर बनवा पाएंगे लोग, रह नहीं पाएंगे यहाँ पे, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए जनसंख्या कम है। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या ज़्यादा रहती है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर एक तो समतल ज़मीन है, दूसरी बात खेती किसानी भी हो जाती है, तो ये भी कारण है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पे असमान वितरण है ना, अलग अलग जगहों, जैसे अब लद्दाख वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं रही। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है। अब देखिए, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, ठीक, डेंसिटी के आधार पर देखिए, तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा, ठीक। असमान वितरण, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक। इतना याद रखिएगा। ये क्या है, ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई मतलब जैसे 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, ठीक। जैसे 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा घर है, घनी बस्ती है, इसका मतलब उस एरिया की डेंसिटी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और 1 ही किलोमीटर में पता चल रहा है कि बहुत कम लोग हैं, तो उसको कहेंगे कि भैया यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो वही बात कही जा रही है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में एक है। आगे देखिए कि केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। आगे 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व, ठीक, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, जान लीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, कितना, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। आगे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला देखिए मैप, देख रहे हैं, इसे ठीक से समझ लीजिएगा। ये देखिए, तो भैया भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य है, देख रहे हैं ना, 16%, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद देख लीजिए, ये पूरा सभी राज्यों का यहाँ पर दिया हुआ है। महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश का 7%, मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, असम 3%, पंजाब, ठीक। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ये क्या दिखा रहा है, जनसंख्या वितरण दिखा रहा है, ठीक। ये किस आधार पर, भारत की जनगणना 2011 के आधार पर ये दिखा रहा है। तो भारत में अब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक। इस मैप को ठीक देख लीजिए। एनसीईआरटी भाई, जो इस एनसीईआरटी में डेटा दिया रहता है वो एकदम फैक्ट होता है, इसी को मानना पड़ेगा, सर्वमान्य सत्य इसी को माना जाता है। चलिए, और ये भी देख लीजिए, जनसंख्या का घनत्व देख लीजिए, भारत में जनसंख्या घनत्व, ठीक। तो ये कैसे दिखा रहा है, ये भी यहाँ पे देख लीजिए ना,
ये देखिए 250 से कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में कह रहा है। 250 से कम कहाँ कहाँ की जनसंख्या है, जो जो ग्रीन ग्रीन वाला है देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम मेघालय, नॉर्थ ईस्ट की असम को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ की जनसंख्या कितनी है भैया, यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है 250 वर्ग किलोमीटर से कम है। ठीक, अब देखिए 251 से लेकर के 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ की जनसंख्या है, यहाँ की देख रहे हैं ना, ये सब एरिया यहाँ पर क्या है कि 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसको एक बार ठीक से देख लीजिए अपने से। ये तमिलनाडु में भैया देख लीजिए कि 501 से 750 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में जनसंख्या, जहाँ पीला पीला है वो तो वह कहाँ है, ये तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा, तमिलनाडु पंजाब हरियाणा में ये स्थिति है। ठीक, इसे ठीक से देख लीजिएगा, अपने लेवल पे देख लीजिएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, ये दिखा है रेड वाला दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो 1000 से अधिक कहाँ है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। ठीक, और यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व एक तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। दिल्ली तो यूटी हो गया, राज्यों में सबसे अधिक बिहार पश्चिम बंगाल। कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है, ये देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक, और देख लीजिए कि 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को बांट दिया गया, 2 यूटी बन गए थे, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक, चलिए यहाँ ये है, देखिए कि भैया 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, बता दिया अभी हमने। ऊपर देखेंगे इस मैप को तो आपको पता चल जाएगा 250 से कम कहाँ कहाँ है। तो ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। यहाँ सब क्या है, यहाँ 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या है। ठीक, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती हैं। ठीक, जनसंख्या घनत्व कम इसीलिए होता है ना कि वहाँ पर पहाड़ी अगर क्षेत्र है, कटा फटा है, समतल भूभाग नहीं है, पथरीले भूभाग है, तो भैया न तो कृषि कर पाएंगे ठीक से, न तो ठीक से घर बना पाएंगे, इसीलिए कम उपजाऊ मिट्टी भी है, इसीलिए वहाँ लोग भी कम बसते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार पश्चिम बंगाल और इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा लोग क्यों रह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, वहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है। ठीक, रहने के लिए घर बनवाने के लिए समतल ज़मीन मिल जाएगी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं रहती है। ठीक, अब देखिए उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी केरल का जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है। ठीक, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भैया यहाँ मिलते हैं समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, ये सब अगर जहाँ रहेगी वहीं पर तो ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। और कहाँ रहेगी, अगर सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिट्टी समतल रहेगी, बढ़िया खेती किसानी होगी, तो वहीं तो लोग रहेंगे, पहाड़ों पे कैसे रहेंगे। उत्तरी मैदानों के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं, अभी मैंने बताया कौन सा, एक तो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन, यानी जनसंख्या परिवर्तन कैसे हो रहा है, वृद्धि और कैसे हो रही है, प्रक्रिया क्या है उसके बारे में। ठीक, अब देखिए कि भैया जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है ना, जनसंख्या हमेशा स्थिर तो रहती नहीं है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, परिवर्तन होता रहता है जनसंख्या ना।
क्या वृद्धि, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी, स्थिर जनसंख्या नहीं रहती भाई, स्थिर ना ही तो लगातार रह भी नहीं पाएगी स्थिर। तो भैया आबादी की संख्या वितरण संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जो जनसंख्या है उसमें ये सब चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं। क्या, संख्या वितरण संगठन ये सब बदलते रहते हैं, है ना। ना तो एक ही संख्या हमेशा रहेगी, ना तो वितरण जो है वो रहेगा। जैसे अभी देख लीजिए कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में इन सब जब में जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग शिफ्ट भी करेंगे ना, यहाँ से ज़्यादातर लोग चले जाते हैं कमाने, कहीं और चले गए, प्रवास कर गए, तो गांव की जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है। या फिर लिंगानुपात में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, पुरुष पता चला काम करने चले गए बाहर, महिलाएं घर में रह रही हैं, तो इस तरीके से होती हैं प्रॉब्लम। तो भैया आप देखिए कि यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहला बात, जन्म, मृत्यु और प्रवास। समझ रहे हैं जनसंख्या परिवर्तन कैसे हो रहा है? 3 प्रक्रियाओं से। कौन कौन से? एक तो जन्म, मृत्यु या प्रवास के, ठीक, आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। कैसे? अब ऐसे समझ लीजिए कि या तो अगर उस गांव की या ए पर्टिकुलर एरिया की क्षेत्र की बहुत ज़्यादा वहाँ पर जन्म दर है, ठीक, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, या मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही, जैसे जनसंख्या तो भले नॉर्मल, लेकिन पता चला वहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा हो रही, तब भी जनसंख्या में चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जनसंख्या परिवर्तन कई तरीके से हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है ना, नकारात्मक भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नकारात्मक मतलब एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ की मर रही है, कुपोषित है और सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से भी क्या दिखाएगा, जनसंख्या में चेंज दिखाएगा ना, तो वो भी एक कारण है जनसंख्या परिवर्तन का। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी एक कारण है जनसंख्या का परिवर्तन का। या फिर कैसा हो जाता है कि एक गांव से दूसरे लोग कमाने खाने के लिए दूसरे शहर या और किसी एरिया में चले गए कमाने के लिए, तो अब वहाँ पर गांव की पता चला जनसंख्या में चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जनसंख्या परिवर्तन दर्शाता है। ठीक, तो 3 कारण है। पहला कारण देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। ठीक, जनसंख्या वृद्धि, अब देखिए क्या कारण है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी विशेष समय में पर्टिकुलर एक टाइम की बात करें, किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे कि मान लेते हैं हम 10 साल में, ठीक, 10 साल के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा होता है प्रतिवर्ष होने वाली परिवर्तन। ठीक, याद रखिए, जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है इसको 2 प्रकार में बांट दिए हैं। पहला है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है हर वर्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो। कैसे, अब देखेंगे। जैसे अब ऐसे मान के चलिए कि एक तो हम जनसंख्या वृद्धि ये देखते हैं कि भैया 2001 में जैसे जनगणना हुई, तो ये देख लेते हैं कि भैया 2001 में जनसंख्या कितनी थी। फिर 2000 जब 11 के आंकड़े आए तो ये देख लिया कि 2001 में क्या थी, 2011 में क्या हो गई, कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। एक तो ये इस तरीके से देख लेते हैं, तो ये आपका हो गया सापेक्ष वृद्धि ना। और दूसरा ये देखते हैं कि भैया हर वर्ष में भी आंकड़े कुछ आ जाते हैं कि भैया 2001 में क्या थी, फिर लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, प्रतिवर्ष कितनी, 2001 में क्या थी, 2002 में क्या थी, 2003 में क्या थी, इस तरीके 2011 में क्या थी। तो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं ना कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, ये भी एक तरीका होता है। तो दूसरा क्या होता है, प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन, ये भी एक चीज़ है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम होती है। ठीक, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में, एक दशक मतलब 10 साल में बढ़ी जनसंख्या का कुल संख्या में वृद्धि, मतलब जितनी संख्या है उसमें एक साल में या 10 साल में कितनी बढ़ी है, कितनी जनसंख्या बढ़ गई, वही बताया। जैसे मान के चलिए कि 2001 में क्या जनसंख्या थी, ठीक, फिर 2011 में जो जनसंख्या हुई ना, तो वही बताया जाता है कि 2001 में क्या थी, 2011 में क्या है, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितना वृद्धि बढ़ी है, वही क्या है, वही वृद्धि का परिणाम है, याद रखिएगा। ठीक, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। अब देखिए, पहले की जनसंख्या, जैसे कि मान लेते हैं 2011 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या, मतलब 2011 की जनसंख्या से घटा दें
तो इसे प्राप्त कर सकते हैं निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि क्या हो गया भैया? सिंपल बात है, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में घटा देते हैं, जो आंकड़े आएंगे वो निरपेक्ष वृद्धि होगी। निरपेक्ष वृद्धि क्या हो गई? सिंपल बात है, जैसे भारत की 2001 में क्या जनसंख्या रही है, ठीक, फिर 2011 में जनसंख्या क्या रही, जनसंख्या 2011 में ज़्यादा बढ़ गई, तो 2001 की जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। दर का मतलब क्या होता है कि प्रतिवर्ष, ठीक, इसका अध्ययन क्या होता है? प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है, हर वर्ष मतलब कितना जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, अब यहाँ इसको देख सकते हैं, ये आंकड़े देखिए, ये क्या कह रहा है भैया कि प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशत में देखा जा रहा है। तो भैया 1951 से 61 के बीच में 21.64%, ठीक, वृद्धि दर थी। 61 से 71 में 24.8% देख रहे हैं ना, फिर 71 से 81 में 24.66% हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 1981 से 91 के बीच में 23.87%, यहाँ पर कुछ घटी है ना, पहले तो बढ़ी है 21.64 से बढ़ी, फिर 61-71 में देख रहे हैं 24.8% तक बढ़ी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं बढ़ी है, कहाँ से? 61 से 71 के बीच में देख रहे हैं 24.8%। उसके बाद फिर यहाँ पर 71 से 81 के बीच में 24.66%, फिर ऐसे धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, ठीक। 2001 से 2011 के बीच में 17.64% वृद्धि दर थी, याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी है? 17.64%, याद रखिएगा, 64%, ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। ये क्या बता रहे थे? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 के दौरान। अब यहाँ देख लीजिए, ये क्या भैया? जनसंख्या लाख में 1901 में देखिए कितनी जनसंख्या थी, या 338.40 लाख जनसंख्या थी। फिर 1911 में देख रहे हैं 252.09 लाख थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, देख रहे हैं 2001 में जनसंख्या कितना थी? 1028.74 लाख जनसंख्या थी। और वहीं देख लीजिए 2011 में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1210.19 लाख, बाप रे, यानी 121.19 लाख। ये इतना नहीं, मतलब 1210.19 लाख, बाप रे। 2011 की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी है। और ये देख रहे हैं शुरू में जनसंख्या बहुत धीमे बढ़ रही थी, लेकिन 1951 के बाद से, मतलब 1941 से ही जनसंख्या थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी है। 1951 के बाद से एकदम बूस्ट कर गई जनसंख्या, समझ रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से जनसंख्या डिवाइडिंग। देखिए, अब देखिए यहाँ तक अगर देखेंगे ना, इसको ठीक से देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ कितना है? 238 है, 252 है, 251 है, देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेकिन कम हो गया। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या का यहाँ तक 21 तक तो कोई वो नहीं था, ठीक। 1921 तक बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन 1921 के बाद देख रहे हैं कैसे एकदम बूस्ट कर गया। तो इसीलिए 1921 को डिवाइडिंग ईयर बोला जाता है, ठीक। यहीं से जनसंख्या बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुई है। 1 में 11 में 21 तक तो नॉर्मल रहा है, उसके बाद बूस्ट की है जनसंख्या, समझ रहे हैं ना। चलो भाई, अब आगे देखिएगा कि प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। भारत की आबादी 1951 में देख रहे हैं 3610 लाख से बढ़कर 2011 में ये कितना बढ़ गई? 12100 लाख हो गई थी। ये बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं कुल जनसंख्या 10 लाख में देख रहे हैं कि इतनी जनसंख्या, यही जो ऊपर देखा था वो वाला है, ठीक।
एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाख में, देखे ना ये एक दशक में सबसे ज़्यादा कौन से दशक में, देखिए देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन से दशक में जनसंख्या बढ़ी है। तो भैया देख रहे हैं ये 2001 में 182.32 लाख, 2011 में 181, कुछ कम हुई यहाँ से, ठीक। प्रतिशत में ये देख लीजिए भैया, वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में अगर देखिए तो वार्षिक वृद्धि दर 1951 में वार्षिक वृद्धि दर 1.2% थी, 1961 में वृद्धि दर 1.96% थी, 1971 में वृद्धि दर 2.0% हो गई, 1981 में 2.22% हो गई, फिर 1991 में 2.16% हो गई, 2001 में कितना 1 पॉइंट यहाँ से कम होने लगी, फिर 2011 में कितना हो गया भैया 1.64%। याद रखिएगा वार्षिक वृद्धि दर है। भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर जनगणना 2011 से कितनी है, एक साल में 1.64% है वार्षिक वृद्धि दर। 2001 में 1.97% थी। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान के एग्जाम में भैया सीधे सीधे पूछ लेता है, ठीक। तो अब और देख लीजिए, इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन से में रही है, ये देख लीजिए 1981 की जनगणना में देख रहे हैं 2.22%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वृद्धि दर है वार्षिक वृद्धि दर 1981 की जनगणना में देखने को मिली थी। 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ती रही, ठीक। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या है। चलिए अब ये देख लीजिए कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ठीक। वृद्धि दर में कमी भले हो रही है लेकिन फिर भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। देख रहे हैं ना ये 1981 है, 1981 के बाद धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक। जैसे 1951 में 1.25 थी, उसके बाद बढ़ी है 1.96, फिर 2.20 और सबसे ज़्यादा बढ़ी थी 1981 में, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 1981 तक बढ़ी है, उसके बाद कम हो गई। अब इधर देख लीजिए, यहाँ तक हो गया, ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश, ये केवल 1990 में कुल जनसंख्या में कितना 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। 1990 में इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि दर इससे पहले कभी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, ये चीज़ केवल 1990 में कुल जनसंख्या में इतना वृद्धि दर हुई। तो भारत की आबादी भैया सबसे अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। तो ये सब ऐसे हैं भैया, जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है भैया, तो संसाधन पर दबाव बनेगा, पर्यावरण पर दबाव बनेगा, तो निष्क्रिय करने के लिए तो जिम्मेदार है ही, पर्याप्त है। आगे देख लीजिएगा कि वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। वृद्धि दर में कमी क्यों हो रही है भैया, कि जन्म दर है वो नियंत्रण में है ना, उसी लिए क्या कर रहा है कि कमी प्रदर्शित कर रहा है। क्या किस चीज़ कमी, वृद्धि दर में कमी। क्यों भैया वृद्धि दर में कमी क्यों है, कि जन्म दर पर कंट्रोल है, ठीक। जन्म दर कम हो रहा है इसलिए वृद्धि दर कम हो रही है। 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। तो भैया भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, दूसरे नंबर पर चीन हो गया, ठीक। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है ये देख लेंगे यहाँ पे। ये देखिए कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी भैया, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक। या तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग बच्चे जन्म ले रहे हैं तब भी वहाँ के जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा,
या अगर जनसंख्या में मृत्यु दर नॉर्मल है, जन्म दर नॉर्मल है लेकिन मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो रही, तब भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, या वहाँ के लोग सब वो क्षेत्र ही छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, तब भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। ठीक, अब देखिए जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। याद रखिए कि सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं क्या कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं भैया? सिंपल बात है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है ना, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। एक वर्ष में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या इम्पॉर्टेंट है? इधर देखिए, ओह, कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है ना, उसे क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 जीवित बच्चों का जन्म होता है, सॉरी, एक वर्ष में मतलब एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसी को जन्म दर कहते हैं। ठीक, 1000 व्यक्तियों के बीच में कितने बच्चे जीवित हैं, जो कितने बच्चे जन्म लिए हैं, वो बात है। ठीक, सिंपल बात है, बस यही समझ लीजिए कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म क्या होता है? जन्म दर है। ठीक, आगे लिखिए, वृद्धि का प्रमुख घटक होता है। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में जैसे कोड दिए होते हैं आप पढ़ लीजिए करिए, बहुत ज़रूरी है। क्या है कि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, मरते कम हैं लोग। ठीक, इसीलिए ये बात करें मृत्यु की बात भैया, सही है सब। अब देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है कि 1000 लोगों पर जो जीवित जन्म है ना, जीवित जन्म है, वो जन्म दर हो गया। ठीक, और 1000 लोगों पर कितने लोग मृत्यु हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसे कहते हैं मृत्यु दर। 1000 पर काउंट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, एक वर्ष में, एक साल में, ये भी याद रखिएगा, समय में, एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक, मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। ठीक, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो जाती है तो भी जनसंख्या वृद्धि दर दिखा देता है। तो मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर, ठीक, एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। ठीक, इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भैया कि जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आ गई। ये आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है? प्रवास है। ठीक, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या होता है? प्रवास कहलाता है। सिंपल बात है। अगर मान लीजिए देश के भीतर ही, अपने देश के भीतर ही आना जाना लगाए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भैया आंतरिक प्रवास। ठीक, और अगर मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया वो। सिंपल बात है। ठीक, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में तो परिवर्तन नहीं करेगा ना। मतलब जैसे अब कोई उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के लोग हैं, वो चले गए महाराष्ट्र, है ना, मुंबई चले गए कमाने, या बिहार के लोग हैं मुंबई कमाने चले गए, गुजरात चले गए, तो पूरे वो है तो देश ही में ना, तो काउंट तो जनसंख्या में ही होंगे। ठीक, तो वो जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, लेकिन अगर क्या होता है, मान लीजिए कि वो अपना देश छोड़कर ही दूसरे देश में चले गए, तब तो जनसंख्या में कमी दर्शा देगा ना। वही बात यहाँ पर किया जा रहा है कि आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में तो परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन ये देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को तो प्रभावित करेगा। मतलब कहीं ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, जहाँ से लोग शिफ्ट होकर के दूसरे जगह चले जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या वितरण के प्रारूप को दिखाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, महाराष्ट्र में सब लोग चले गए अगर कमाने, गुजरात में चले गए कमाने, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा दिखाएगा ना, प्रतिरूप ज़्यादा दिखाएगा बढ़ने का। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही।
जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, प्रवास ज़्यादा होगा तो ये सब चीज़ें तो आएंगी। आगे देखिए, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहर क्षेत्रों की ओर होता है। क्यों भैया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण यानी पुल फैक्टर काम करता है। पुश फैक्टर का काम करता है। पुश मतलब क्या होता है? अब ग्रामीण क्षेत्रों में भैया इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो वो क्या करेंगे, कमाने के लिए जाना पड़ेगा उनको, औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया जहाँ है वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ उनको काम मिल सके, जॉब मिल सके, है ना, नौकरी जहाँ मिल सके वहाँ जाएंगे। तो गांव में इसीलिए कौन सा पुश फैक्टर काम करता है, और शहर जो होता है ना, वहाँ पुल फैक्टर काम करता है। देख रहे हैं, अभिकर्षण वहाँ पर काम करता है। पुल फैक्टर का मतलब क्या है कि शहरों में जब ज़्यादा कंपनियाँ होंगी, अच्छा रहने सहने की सुविधा होगी, है ना, स्कूल है, कॉलेज है ना, स्वास्थ्य है, सब शहरों में ज़्यादा है, तो गांव से लोग शिफ्ट होकर के कहाँ जाएंगे? गांव से शिफ्ट होकर के लोग वहाँ शहरों में जाएंगे। तो शहरों में काम करता है पुल फैक्टर, मतलब शहर खींचते हैं। शहर किसको खींचते हैं? गांव के लोगों को, अपने रहन सहन सुविधाओं को लेकर के खींचते हैं। लेकिन गांव में क्या है, असुविधा है, न तो चिकित्सा है, बहुत सारी चीज़ें, पानी बिजली है, उस दुनिया भर का प्रॉब्लम रहता है, तो लोग गांव छोड़ करके शहरों में जाते हैं। तो पुश फैक्टर काम करता है गांव में और पुल फैक्टर काम करता है शहरों में। ठीक, याद रखिएगा। अब आगे देख लीजिए भैया कि प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को भी परिवर्तित करता है। ठीक, अब जैसे देख लीजिए कि भैया अब वृद्ध हो गया है कोई व्यक्ति, काम करने लायक नहीं है, तो कहाँ रहेगा वो बेचारा? गांव में रह रहा है ना, या क्या कहते हैं, गांव में उसका रहन सहन है, या फिर महिलाएं हैं। शहरों में पेट्रियाटिज़म भैया काम करता है कि भैया महिलाएं बाहर जा कर के काम नहीं कर सकती, पुरुष जा कर के बाहर काम करते हैं। तो पता चला गांव के ज़्यादातर युवा जो हैं, यंग हैं, है ना, जो जिनमें कैपेबिलिटी है काम करने की, तो वो गांव छोड़ करके शहरों में जा कर के बस गए। गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई, पुरुषों की संख्या कम हो गई। तो ये लिंग डिफरेंस, लिंगानुपात हो गया ना, ये कम हो गया लिंगानुपात वहाँ पे। तो ये दृष्टिकोण की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, कि भैया कि जो प्रवास है वो आकार ही नहीं, मतलब उम्र और लिंग के दृष्टिकोण में भी नगरीय एवं ग्रामीण संख्या को परिवर्तित कर देता है। नगरों में पता चला बाहर से पुरुष ज़्यादा आए हैं काम करने के लिए, तो नगरों में क्या होगा, पुरुष और महिला लिंगानुपात में अलग डिफरेंस दिखाने लगेगा। ठीक, तो भारत में भैया ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या, इधर देख, 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय संख्या थी। ठीक, जो 2011 में, याद रखिए, अब 2011 में नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई? 31.80%। ये याद रखिएगा, 2011 में बढ़कर कितना हो गई नगरीय जनसंख्या? 31.80% हो गई। एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पहले देखिए 35 से बढ़कर 53 है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या कि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 53 हैं, याद रखिएगा। 2023 में अब ये कितने 59 हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कि 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 59 हैं। एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं ये, एकदम एनसीईआरटी की एकदम नई बुक है, नई बुक पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए किशोर जनसंख्या पर आते हैं। तो सबसे पहली यह जान लीजिए कि यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। मतलब भारत में जितनी जनसंख्या है ना, उसका 5वां भाग कितना है? किशोर जनसंख्या। और किशोर किसको कह रहे हैं भैया? 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको कहते हैं हम किशोर। ठीक, ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों वयस्कों से अधिक होती हैं। ठीक, तो उनके भैया स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, कुपोषण से क्या होता है? कुपोषण से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, विकास अवरोधित हो जाएगा। ठीक, उसकी तो क्या हो गया, एफिशिएंसी घट जाएगी ना किशोरों की। इसलिए बहुत भैया बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए सरकार ने क्या कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेके आई है। देख लीजिए, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है भैया। अगर जनसंख्या कम है तो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है।
अब देखिए, भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, 1952 में परिवार नियोजन शुरू हुआ था भारत में। ठीक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम रही है। ठीक। तो ये आप आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, पहली बात। दूसरी बात, शिशु मृत्यु दर को 1000 में से 30 से कम रखने। ठीक। और व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने। ठीक। और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करता है जनसंख्या नीति 2000। ठीक। तो याद रखिएगा, ये हमारा भैया ख़त्म हो गया। कौन सा, क्या ख़त्म हो गया, याद रखिएगा, ये हमारा जो NCERT 9th की ज्योग्राफी है ना, वो यहाँ से समाप्त हो गई। बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे 10th की NCERT लेकर के आएंगे जियोग्राफी की। और भी हम सभी सब्जेक्ट की जो NCERT पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। NCERT ज्योग्राफी के बाद हम आएंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, हिस्ट्री। तो और भी जितने भी NCERT हैं, और जो भी आपके UPSC या UPPSC के लिए, जो भी BPSC के लिए, जहाँ भी, या फिर टीचिंग के लिए, है ना, टीचिंग के लिए जहाँ भी NCERT की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक, हम सारी NCERT यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक, एक एक करके। ठीक। तो अभी हमारी ज्योग्राफी की NCERT चल रही है, और हमने पीछे 6 की, 7th की, 8th की, है ना, और ये आज 9th की ये NCERT पढ़ा दिया है। जिनको इस NCERT के बारे में देखना है या NCERT की क्लास लेनी है भैया, ये सब पीछे जा कर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट से एक एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।